32 साल से हमारे दो बहुजन राज कर रहे हैं बिहार पर, और बहुजनों की हालत आज गर्क में चली गई। मुझे रिटायर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एज को 65 से 62 कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती था। तो मैंने कहा कि गरीब सफदरजंग में गरीब लोग आते हैं, तो मैंने हार्ट सर्जरी को ही फ्री कर दिया। तो आज अगर आप सफदरजंग जाएं तो आप पाएंगे बड़ा योगदान रहा। हाँ, सफदरजंग की हर बिल्डिंग बना हुआ मेरे कारण। आप इमरजेंसी ब्लॉक ले लीजिए, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो हमारा सफदरजंग से इसलिए रहा कि सफदरजंग में गरीब लोग आते हैं जो कहीं और नहीं जा सकते। तो मैंने कहा गरीबों को क्यों नहीं सुविधा दिया जाए, वो क्यों नहीं एयर कंडीशन में हुआ था। बाबूजी वहीं पर मजदूरी करते थे कोल माइंस में, माँ भी मजदूरी करती। फरवरी में लॉन्च करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि बता दिया जाएगा आपको। ओके, कोई तारीख तय की आपने भी? लास्ट वीक ऑफ फरवरी। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। जब हमारे ह्यूमन बॉडी में कोई इश्यूज आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही डॉक्टरों की ज़रूरत समाज को सुधारने में भी पड़ती है। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, पद्म श्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में डीजी के पद से रिटायर हुए हैं और इन दिनों खासा सक्रिय हैं बिहार को लेकर। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अशोक जी। आप रिटायरमेंट के बाद काफ़ी समय तक आप समाज के बीच में हैं, रिटायरमेंट के बाद से, उसके पहले से भी हैं। अभी आप खासा बिहार को लेकर सक्रिय हैं। पिछले दिनों आपने कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पे एक बड़ा प्रोग्राम किया जो काफ़ी चर्चा में रहा। क्या प्लान है आपका? देखिए, प्लान ये है कि 32 साल से हमारे दो बहुजन राज कर रहे हैं बिहार पर, और बहुजनों की हालत आज गर्क में चली गई है। और उसका खास कारण है कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। क्योंकि आप ये देखिए, एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में टीचर की बहाली नीतीश जी ने मुखिया से कराया। तो 32 सालों में दोनों आदमियों ने एक माइग्रेंट लेबर का नंबर बढ़ा दिया, और उसके कारण बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई। स्कूल प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो अच्छे माँ बाप के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये रीज़न है जो कि हम लोगों में एक जागृति पैदा करना चाहते हैं। मैंने अफसरों से भी मिला कि भाई तुम लोग शेड्यूल कास्ट के आवासीय स्कूल बनाए हो और सारे आवासीय स्कूल में 240 बच्चे को लेते हो, तो 240 बच्चे को लेते हो, तुम्हारे पास 87-88 स्कूल है। इसका मतलब कि उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने परिवार के बच्चे वहाँ पर हैं। और उन स्कूलों में 17 टीचर होना चाहिए, कहीं पर 6 है, कहीं पर 5 है, और कहीं कहीं पर तो हरनौत में जहाँ पर नीतीश जी का घर है वहाँ पर तो स्कूल का बिल्डिंग ही नहीं है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि बिहार में जो शेड्यूल कास्ट है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है? बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि गरीब हैं और गरीब ही रह जाए। लेकिन सर एक लंबे वक्त तक बिहार में ओबीसी समाज के व्यक्ति सत्ता में रहे हैं। लालू को गरीबों का मसीहा कहा गया, नीतीश कुमार आए, उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की और कहीं ना कहीं अति पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बावजूद भी दलित क्यों पीछे रह गए? यही रीज़न मैंने बता दिया। आप अगर गांव में जाएं तो आपको 70-80% जो मजदूर हैं जिनका लैंडलेस ज़मीन है वो लोग शेड्यूल कास्ट हैं। तो उन लोग का स्थिति वही है जो 30 साल पहले था। उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, जो निकल गया उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो लैंडलेस हैं, जो मजदूरी करते हैं, तो उनके बच्चों पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया एजुकेशन पर। और हमें तो लगता है कि बाबा साहब का जो था कि शिक्षा पहले ग्रहण करो, उसको नीतीश और बीजेपी दोनों मिल करके 15 साल राज किया। और लालू जी का पता नहीं उतना दिमाग था या नहीं था। तो ये तीनों मिल करके मैंने देखा कि इन लोगों को मजदूर बना के ही रखो, उसके लिए शिक्षा ही ख़त्म कर दो। मुझे ऐसा एहसास होता है, क्योंकि किसी भी देश के लिए इतना तो मुझे नहीं लगता कि लोग ज्ञानी नहीं है कि पढ़ना ज़रूरी है।
ठीक है तुम अपना बेटा को नहीं पढ़ाया लालू जी ने, तो सोचा कि हम अपना बेटा को नहीं भी पढ़ाएंगे तो बन जाएगा, नेता तो बन ही जाएगा, और हम रहेंगे तो मुख्यमंत्री भी बना देंगे। तो हर आदमी तो लालू का बेटा नहीं हो सकता ना। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो इस तरह की बातें सबके लिए लागू तो होता नहीं। आपकी क्या योजना है? हमारी योजना है कि बिहार में 32 साल तक दोनों रह लिए, बीजेपी भी बहुत रह लिया, बीजेपी भी देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। 8 साल में बीजेपी की सरकार देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, तो इसको भी नहीं आना चाहिए। हमारा ये है कि बीजेपी सरकार अभी 2024 में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए बीजेपी, अभी मैं ऐसे ही देख रहा था नीति आयोग का एक रिपोर्ट कि पंडित जवाहरलाल ने 33 PSU बनाया, लाल बहादुर शास्त्री ने 5, इंदिरा गांधी ने 66, मोरारजी ने 9 बनाया, राजीव गांधी ने 16 बनाया, एवं वाजपेयी जी ने 23 बनाया, 17 बनाया, और मनमोहन सिंह ने 23 बनाया, और प्राइवेटाइजेशन एक भी नहीं किया। लेकिन हमारे 8 साल में मोदी जी ने एक भी PSU नहीं बनाया। उसके अलावा देश की संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 23 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट PSU को बेच चुकी हैं। और मैंने देखा है कि 300 हर साल ये 20 से लेकर के 22 तक इंडस्ट्री को किसी न किसी रूप में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? आखिर में आपके पहले जितने प्रधानमंत्री थे वो सबों ने PSU बनाया, और उसका एक ही पर्पस था कि PSU अगर हमारा होगा, हमारा देश जो है वेलफेयर का देश है। हमारा देश कोई बिजनेस करने वाला देश नहीं है कि हम पैसा कमाएं। हमारा देश है कि जो पैसा कमाएंगे वो लोगों के वेलफेयर में लगाएंगे। आप देखिए कि कोविड हुआ, अंबानी, अदानी या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने गरीबों को मदद नहीं किया। तो इससे भारत सरकार को सीख लेनी चाहिए था कि जब हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो हमारे लोग कहाँ नौकरी पाएंगे। सर, आप देश के एक बड़े डॉक्टर रहे हैं, है ना, और तमाम जगहों पे आप बड़े बड़े पदों पर रहे। आखिर आपको क्यों लगा कि नहीं अब आपको मैदान में जाना है, लोगों के बीच में जाना है? क्या आपने सब कुछ हासिल कर लिया, रिटायर हो गए, खाली हैं, तो आपको लगा कि चलो कुछ पॉलिटिक्स करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरे बारे में नहीं जानते, मेरी लाइफ है पॉलिटिक्स से गुजरी है। मैंने कोई जॉब नहीं किया। आप समझेंगे मैं जॉब किया नहीं, मैंने गरीबों के लिए लड़ा शुरू से, जहाँ भी रहे। और मैंने जहाँ भी देखा कि कोई शेड्यूल कास्ट डिजर्विंग है, बैकवर्ड, मैं सुन लीजिए कहानी, एम्स में 208 बैकवर्ड का सीट नहीं भर रहा था, मैंने भरा हुआ है। आप देखिए कि रिजर्वेशन, उन लोग को प्रमोशन नहीं रहा था। PGI चंडीगढ़, एम्स में उन लोगों ने कोर्ट गया। और कोर्ट किस लिए गया कि डॉक्टर प्रसाद हमारे इंटरव्यू में रहें, ताकि हम लोग को प्रमोशन हो जाए। तो आप इसी से समझ लीजिए कि डॉक्टरों को हम पर क्या विश्वास था। और हम गए और सारे PGI चंडीगढ़ में सभी का प्रमोशन, जो 5 साल 6 साल से रोके हुए थे बैकवर्ड कम्युनिटी का, शेड्यूल कास्ट का, उसका प्रमोशन हुआ। फिर जहाँ भी मैंने सूटेबल देखा कि शेड्यूल कास्ट सूटेबल हैं, उसको मैंने डायरेक्टर, एम्स का भी डायरेक्टर बनाया, PGI का भी डायरेक्टर बनाया, इवन नोटो का डायरेक्टर बनाया, बहुत से लोगों को डायरेक्टर बनाया जो स्टेबल थे, जो हमारे रहते नहीं बन पाते। और मैंने लड़ाई करके बनाया। ये नहीं कि मैंने कोई अपने जो डिजर्विंग था उसके लिए लड़े आप? लड़े। हमने जॉब का परवाह नहीं किया कि जॉब का क्या होगा। तो ऐसी नहीं बात है कि हम अभी सेंसिटिविटी है, हमारी सेंसिटिविटी बचपन से है, क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं। और हम लोग अगर नहीं करेंगे अपने बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, बैकवर्ड कम्युनिटी को, तो कौन करेगा? सर, आप जरा अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर आपकी जो जर्नी यहाँ तक की रही है उसके बारे में संक्षेप में। ये तो बहुत लंबी होगी, लेकिन संक्षेप में ही बताता हूँ कि मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। बाबूजी वहीं पर मजदूरी करते थे कोल माइंस में। पहले एक लेबरर थे, फिर बाद में ठेकेदार बन गए। माँ भी मजदूरी करती थी, बाद में ठेकेदार हो गए। हम लोग पढ़े और पढ़ करके स्कूलिंग हमने वहीं पर किया। बंगाल के हैं? बंगाल के नहीं, हम तो बाबूजी बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन जैसे माइग्रेंट लेबर चल जाते हैं ना, तो वो भी माइग्रेंट करके बिहार से बंगाल में चले गए थे। कोल खादान में काम। नालंदा आई थिंक। हाँ, नालंदा घर हुआ मेरा। और मेरा सारा घर वहीं है ओरिजिनल, चूँकि मेरे सारे हम 5 भाई हैं
और 4 भाई बिहार में ही हैं, और मैं भी, मेरा भी घर बिहार में है, तो हम लोग बिहार के ही रहने वाले हैं बेसिकली। और मैं स्कूलिंग, उसके बाद मैं कॉलेज में, इनिशियल कॉलेज जो होता है प्री यूनिवर्सिटी, वो मैंने रांची में किया, और फिर MBBS MS दिल्ली में किया, MCH मैंने बॉम्बे में किया, फिर मैं USA गया था, मिलवॉकी आर्ट इंस्टीट्यूट, टेक्सास आर्ट इंस्टीट्यूट, एंड इटली में भी कार्डियक सर्जरी के लिए गए, लिपजिग जर्मनी गए, और मैं सफदरजंग में फिर कार्डियक सर्जरी को इस्टेब्लिश किया। और कार्डियक सर्जरी के कारण 1991 में ही, मैं उस समय 35 साल का था, मुझे पद्मश्री दिया गया। और आप सोचिए कि मेरे काबिलियत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, BJP की सरकार थी, वाजपेयी जी ने मुझे एम्स का सफदरजंग का डायरेक्टर बनाया, प्रिंसिपल बनाया, तो मैंने कॉलेज भी फाउंडर प्रिंसिपल भी रहा, और 10 साल तक मैं 8 साल तक मैं डायरेक्टर जनरल रहा। उसके पहले मैं 10 साल तक सफदरजंग का हेड रहा। तो यही मेरी जर्नी है। और जर्नी के टाइम में मैंने हमेशा, आप देखिए कि जैसे मैं जो DG था, तो मैंने कहा कि गरीब, सफदरजंग में गरीब लोग आते हैं, तो मैंने हार्ट सर्जरी को ही फ्री कर दिया। तो आज अगर आप सफदरजंग जाएं तो आप पाएंगे बड़ा योगदान रहा। हाँ, सफदरजंग की हर बिल्डिंग बना हुआ मेरे कारण। आप इमरजेंसी ब्लॉक ले लीजिए, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, तो हमारा सफदरजंग से इसलिए रहा कि सफदरजंग में गरीब लोग आते हैं जो कहीं और नहीं जा सकते। तो मैंने कहा गरीबों को क्यों नहीं सुविधा दिया जाए, वो क्यों नहीं एयर कंडीशन में रहें, सब दूसरे लोग एयर कंडीशन में रहते हैं, तो हमारे लोग भी एयर कंडीशन में रहें। यही कारण था कि सफदरजंग हॉस्पिटल को मैंने अपग्रेड करवाया। एक्सेस हुआ गरीबों का, दलितों का, जो लोग सोच नहीं सकते थे किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और फ्री इलाज कराएं। तो आज सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया में इलाज इन लोग की फ्री होती है। तो ये बात शुरू हुई। तो अब जर्नी यही है कि बिहार में अब देखते हैं कि बिहार में कैसे हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। मतलब इस्टेब्लिश मतलब हम कैसे अपने लोगों को एग्जैक्टली पढ़ा पाते हैं। बच्चों को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी तरह का पब्लिक स्कूल में पढ़े जिस तरह से DM और SP का बच्चे पढ़ते हैं, जिस तरह से बड़े बिजनेसमैन का, जिस तरह से पॉलिटिशियन का। तो हमारे मजदूर के बच्चे भी उसी तरह के स्कूल में पढ़े। सर, बिहार में दलितों की स्थिति के बारे में आप लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी वजह यह भी रही कि बिहार में दलित आंदोलन नहीं हुए हैं, और जो भी लीडर निकले हैं वो कहीं ना कहीं JP मूवमेंट से निकले हैं, और दलित कोई बड़ा नेता कद्दावर पैदा नहीं हो पाया जिसने बिहार में राजनीति की हो? जगजीवन बाबू थे तो वो भी सेंट्रल में चले आए थे। बिहार में कोई नेता नहीं। बिहार में क्या, पूरे हिंदुस्तान में दलित का भी कोई नेता नहीं है, समझे कि नहीं। हल्का फुल्का पासवान साहब बोल लेते थे, लेकिन फिर भी मैं उनको, मेरे तो काफ़ी क्लोज थे, फिर भी मैं उनको दलितों का नेता नहीं मानता था, क्योंकि उन्होंने कोई मुद्दा, जब इवन नीतीश कुमार के साथ NDA गवर्नमेंट में थे और नीतीश जी ने दलित और महादलित करके दलितों को डिवाइड किया, तो उन्होंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई कि दलित और महादलित अलग हो जाए। तो मैं उनको भी ऐसा नेता नहीं मानता। भले वो अपने चरम सीमा पर हो, सेंट्रल में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हों, वो अलग बात है, समझे कि नहीं। तो दलितों का नेता, मास का लीडर नहीं बन पाए बिहार के, मास का लीडर नहीं बन पाए। थोड़ी देर तक बहन बनी थी, मायावती जी बनी थी, मास की लीडर UP में बनी थी, लेकिन उनका भी ऐसा रवैया रहा कि वो वन कास्ट बेस बन गई, तो वो भी वो गलत हुआ। तो एक तरह से आप कहिए कि बिना, मतलब एज ए शेड्यूल कास्ट का लीडर एज ए होल जो बन सकता है, वो मैंने किसी में भी नहीं पाया। ठीक है, तो आप आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं, पॉइंट वाइज अगर बता सके तो? आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शन भी है, देश में भी इलेक्शन होना है, और आप बिहार की स्थिति ही बदलना चाहते हैं। क्या आप कोई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, कि कोई संगठन फॉर्म किया है आपने जिसके जरिए काम करेंगे, लोगों को कैसे जोड़ेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे। और दल इसलिए बनाएंगे कि ना तो मुझे लालू जी की पार्टी पसंद है, ना JDU की पसंद है। कांग्रेस अपने आप में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस में कोई लीडरशिप का छीन भिन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं लाइक करता, क्योंकि वो उनकी काम हर असंवैधानिक होती है, हर काम उनका शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड मुस्लिम के अगेंस्ट होता है। अभी तो मुस्लिम को अलग किए हुए हैं, अब शेड्यूल कास्ट को अलग करेंगे, फिर बैकवर्ड को अलग करेंगे, देश को बेच रहे हैं, और कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, कॉम्युनल फैला दिया है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, हर आदमी का खून एक होता है। देखिए, हम जब ब्लड चढ़ाते तो नहीं पूछते कि मुसलमान का खून है कि ब्राह्मण का खून है, हो कि ब्राह्मण और मुस्लिम क्या होता है। एक ब्राह्मण जब बीमार पड़ता है
तो उसको मालूम है कि उसके खून में हम मुस्लिम का वो पूछता है, न पूछता है कि मुस्लिम का चढ़ा रहे हैं ब्लड कि हम शेड्यूल कास्ट का चढ़ा रहे हैं, नहीं मार्क होता है, न मार्क होता है। तो जब तुम्हारे खून में हम किसी का खून डाल करके तुमको जिंदा रख रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात क्या करता है इन लोग? भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करता है। इन लोगों ने कबीर से भी नहीं सीखा। कबीर जी ने कहा था पत्थर पूजो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे तो तुम लोग इतना 21वीं सदी में तुम लोग अनपढ़ हो, एक पत्थर कहीं देख लेते हो तो उसको कह देते हो कि भगवान हो गया और उसी पर तुम लोग लड़ाई करते हो। तो इस तरह की वातावरण जो पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एक गलत वातावरण पैदा कर दिया देश में एक हेट्रेड पैदा कर दिया है जो गलत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया है, मीडिया बिक चुका है, इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गए हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं, इवन डायरेक्टर जनरल मुझे रिटायर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एज को 65 से 62 कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये आपको रोकने के लिए था कि हम रिटायर कर जाए। और आज तक उनका कोई डायरेक्टर जनरल बना नहीं हेल्थ में। तो हेल्थ की ऐसी स्थिति है कि कोई आज जो भी डीजी बना है हमारे बाद, वो सारे ऑफिशिएटिंग है, कोई रेगुलर डीजी नहीं बन पाए। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी प्रॉपर आदमी एडवाइजर नहीं है। नाम क्या होगा सर पार्टी का? ये भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कब तक जी? फरवरी में लॉन्च करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि बता दिया जाएगा। ओके, कोई तारीख तय की आपने भी? लास्ट वीक ऑफ फरवरी। लास्ट वीक ऑफ फरवरी। तो बिहार की राजनीति में एक नया दल आने वाला है, जिससे देश के जाने माने डॉक्टर, हार्ट सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी लेके आने वाले हैं। तो अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक दलितों का दबदबा किस तरीके से बढ़े, और दलित समाज जो गरीब समाज है, जिस तक अभी तक न्याय नहीं पहुंचा, सुविधाएं नहीं पहुंची, उसके हक के लिए डॉक्टर जगदीश मैदान में उतरने वाले हैं। वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में।